प्यारे दर्शकों, प्लीज वीडियो को 500 लाइक और कमेंट जरूर करें। देखते हैं इस बार हमें कितने लाइक्स मिलते हैं। प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। चैप्टर 2164, लुकिंग फॉर झुयू। झांग यी ने हाथ में पकड़ी लंबी तलवार लहराई। आओ। देंग शेनतोंग और मोटेकशु तेजी से झांग यी पर टूट पड़े, एक आगे से और दूसरा पीछे से। किसी और एबिलिटी का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वैसा करना तो सीधा सीधा बुलिंग होता। बस सेकेंड हैंड ऑफ टाइम की एक चाल ही काफी थी। झांग यी के दिमाग में उनके हर अगले कदम साफ साफ दिखाई दे रहे थे। झांग यी पलक झपकते ही तलवार लिए आगे बढ़े। देंग शेनतोंग की तलवार का वार उन्होंने आसानी से रोक दिया, फिर तलवार की ताकत को मोड़कर पीछे हटे और मोटेकशु के 9 टूथ रेक के वार से बच निकले। वो दो के सामने अकेले लड़ रहे थे, लेकिन इसमें उन्हें कोई खास मुश्किल नहीं हुई। हालांकि वे तुरंत जीत भी नहीं पाए। इससे देंग शेनतोंग और मोटेकशु दोनों उत्साहित हो गए। काम कर रहा है, उनकी महीनों की मेहनत बेकार नहीं गई। करीब 30 चालों तक लड़ाई चलने के बाद झांग यी ने अपनी ताकत से देंग शेनतोंग की तलवार तोड़ दी और लंबी तलवार मोटेकशु की गर्दन पर रख दी। मोटेकशु का चेहरा कसैला हो गया और उसके हाथ का 9 टूथ रेक ठंडी नीली रोशनी बनकर गायब हो गया। लाओदा, तुम तो बहुत तेज हो, मैं सरेंडर करता हूं। झांग यी ने तलवार म्यान में रख दी और कहा, मैं तुम दोनों को इसलिए हरा पाया क्योंकि मेरे पास टाइम एबिलिटी है जो मुझे फायदा देती है, वरना तुम में से किसी एक से अकेले लड़ना भी आसान नहीं होता। तुमने अच्छा किया। तुम्हारी मौजूदा हालत देखकर लगता है टारगेट को हराना मुश्किल नहीं होगा। अब मुझे सुकून है। झांग यी के अप्रूवल से दोनों और कॉन्फिडेंट हो गए, लेकिन आगे भी सख्त ट्रेनिंग जारी रखनी होगी। जरा भी ढील नहीं चलेगी। झांग यी ने गंभीरता से चेतावनी दी और दोनों ने हामी भरी। फिक्र मत करो, ये जीवन मृत्यु की लड़ाई है जो पूरे हुएक्सो नेशन के भविष्य से जुड़ी है। हम लापरवाही नहीं कर सकते। झांग यी ट्रेनिंग ग्राउंड से निकलकर दूसरे एलियंस को देखने चले गए। उन्हें हर एक की ताकत को खुद परखना था, लेकिन टेस्टिंग के वक्त वो अपोनेंट को छोड़ देते और भले ही उन्हें तुरंत हरा सकते थे, फिर भी कुछ वार गंभीरता से लेते। कारण सीधा था, इस समय हर किसी को कॉन्फिडेंस की जरूरत थी। अगर वो दिखावे में सबको हरा देते तो आर्मी का मरैल टूट जाता। फिर भविष्य में कैसे लड़ाई लड़ी जाती। शेंजिंग डिस्ट्रिक्ट में शंग दाओवे और सन व्यूअर, कोड नेम द मंकी किंग, ने कॉम्बैट टीम बनाई थी। झांग यी ने उनकी जॉइंट अटैक ट्रेनिंग देखी और पाया कि उनका कॉम्बिनेशन सबसे बेहतर था, क्योंकि शंग दाओवे खुद टीचर सन व्यूअर के बराबर थे। आखिर ज़ोडिएक ऑर्गेनाइजेशन भी तो उन्होंने ही चुने हुए और ट्रेन्ड लोगों से बनाई थी। उनका कोऑर्डिनेशन काफी टैसिट और भरोसेमंद था। लेकिन शंग दाओवे ने झांग यी को अलग बुलाकर हंसते हुए पूछा, हु डन? मैं दखल नहीं दे रहा, लेकिन एक बात है जो मुझे परेशान कर रही है। हम 4 महीने से ट्रेनिंग कर रहे हैं। क्या हम वुलियन एम्पायर के खिलाफ युद्ध जारी रखने वाले हैं? समंदर में भी कई दिनों से कोई हलचल नहीं है। तुमने कुछ किया है क्या? यह सवाल सिर्फ शंग दाओवे का नहीं था, बाकी सबके मन में भी यही शक था। हर दिन ट्रेनिंग चल रही थी, पर यह खत्म कब होगी कोई नहीं जानता। हालांकि किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि ऐसे इकट्ठे होने का मौका बहुत कम मिलता था। हर रीजन के ताकतवर लोग एक दूसरे से सीख पा रहे थे, जिससे उनकी एबिलिटीज और भी बढ़ रही थी। झांग यी मुस्कुराए। लगभग हो गया, बस मैं किसी चीज का इंतजार कर रहा हूं। कौन सी चीज? शंग दाओवे उलझन में दिखे। हमारे मेजर रीजन्स में जो भी चीज चाहिए सब तो है ना? झांग यी ने सिर हिलाया। ये अभी सीक्रेट रहेगा, तुम्हें भी नहीं बता सकता। बस भरोसा रखो, जब मैं कहूंगा कि युद्ध शुरू हो सकता है, तब हम पूरी तैयारी के साथ होंगे। शंग दाओवे ने कुछ सोचकर सिर हिलाया और कहा, हमें तुम्हारे काम पर पूरा भरोसा है। झांग यी ने सभी एलियंस की ट्रेनिंग जांची और बाकी वो रिसोर्सेज की भी पुष्टि की।
पूरी तरह चार्ज की हुई विशाल मैकेनिकल आर्मी बैटलफील्ड जाने को तैयार थी। रीमॉडल गॉड ऑफ डेथ और भी शक्तिशाली बन चुका था। एनहांस्ड फायर पावर वाला तियानहाई फोर्ट्रेस मौजूद था और लू केरन का सुपर बैटलशिप भी बन चुका था। लगभग सब तैयार है, बस आखिरी चीज कंफर्म करनी है। झांग यी की आंखें सिकुड़ गई। वो आखिरी चीज देखने पर ही यकीन होगा। इन्फिल्ट्रेशन से मिली जानकारी उतनी पक्की नहीं होती जितनी अपनी आंखों से देखने पर मिलती है। झांग यी ने सोचा कि युद्ध शुरू होने से पहले वो वुलुयन एम्पायर जाकर किसी को ढूंढेंगे। वर्मिलियन कॉर्नस, वो लड़की जिसने अकेले वुलुयन एम्पायर में घुसकर पूरा एम्पायर हिला डाला था। उसे एम्पायर की जगह की टेरेन और इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स की अच्छी जानकारी होगी। अगर वो मिल गई तो इस युद्ध की विक्ट्री पजल और परफेक्ट हो जाएगी। पूरा हुएक्सू किंगडम, वेपन्स, एलियंस और मैकेनिकल लीजन्स पूरी तरह तैयार थे। युद्ध शुरू होने ही वाला था। झांग यी ने खुद हर ट्रेनिंग ग्राउंड घूमकर वेपन्स की क्वालिटी जांची। इस वक्त वुलुयन एम्पायर को अभी तक पता भी नहीं था कि वो अनइनहैबिटेड आइलैंड गिर चुका है। ये उनकी सेंसिटिविटी की कमी नहीं थी, बल्कि उनकी सोच अब भी हुएक्सू किंगडम और झांग यी को पुरानी नजर से देख रही थी। वो सोच भी नहीं सकते थे कि झांग यी अब उनकी सिविलाइजेशन जितनी ताकत रखता है। जैसे इंसान ये कल्पना नहीं कर सकते कि कभी बंदर उनके घरों में बंदूक और टैंक्स लेकर घुस आएंगे। इसी दिन झांग यी ब्लिजर्ड सिटी के सेंट्रल एरिया में ली लिंगशु की लैबोरेटरी पहुंचे। ली लिंगशु अभी हाउस अरेस्ट में थी क्योंकि उसने ज़हू वायु को भागने में मदद की थी। गुस्से में ज़हू झेंग ने उसे लैब से बाहर निकलने तक की इजाजत नहीं दी, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि उसे एक्सपेरिमेंट्स के अलावा किसी चीज में दिलचस्पी ही नहीं थी। झांग यी को देखकर ली लिंगशु हैरान नहीं हुई, बल्कि उसकी आंखें तारों की तरह चमक उठीं। वो झांग यी को ऊपर से नीचे तक ऐसे देख रही थी जैसे कोई उम्दा आर्ट पीस देख रही हो। वो अब एलियंस की स्टडी की दीवानी हो चुकी थी। जितना ज्यादा वो ह्यूमन जीन्स को रिसर्च करती, उतना ही जादुई संसार उसके सामने खुलता जाता। क्या तुम झांग यी हो? काफी दिन हो गए मिले हुए। सुना है अब तुम बहुत पावरफुल हो गए हो। अफसोस है कि मैं उस वक्त तुम्हारे जीन्स नहीं ले पाई, वरना मैं ज़हू वायु को और भी शक्तिशाली बना सकती थी। झांग यी ने नाक छुआ। अगर उन्होंने उस वक्त ब्लिजर्ड सिटी को ब्लड सैंपल दे दिया होता और उनके जीन्स से ज़हू वायु को बनाया गया होता, तो क्या ज़हू वायु उसका और युअन कोंगे का बच्चा कहलाता? ये सोचकर ही अजीब सा एहसास हो रहा था। कोई आश्चर्य नहीं कि झू कीर बार बार झांग यी को चेतावनी देता था कि अपने जीन्स कहीं लीक न होने दे। दुनिया भर के गिने चुने साइंटिस्ट्स उसके जीन्स पर नजर गड़ाए बैठे थे। प्रोफेसर ली लिंगशु, मुझे आपसे मदद चाहिए। क्या आप मुझे बता सकती है कि झुयू को कहाँ ढूंढा जा सकता है? चैप्टर 2165, इन्फिल्ट्रेटिंग द वुलुयन एम्पायर। ज़हू वायु जैब ब्लिजर्ड सिटी से निकली तो उसने अपना कम्युनिकेशन इक्विपमेंट बंद कर दिया। जैब तक वो खुद किसी से कांटेक्ट न करे। कोई भी ये नहीं जान सकता था कि वो कहाँ है। वो नहीं चाहती थी कि ज़हू झेंग उसे ढूंढे, लेकिन झंग यी जानता था कि ली लिंगशु जरूर कोई तरीका निकालेगी, क्योंकि ज़हू वायु को उससे बेहतर कोई नहीं जानता। ली लिंगशु ने अपना सिर खुजलाया, जो एक हफ्ते से धुला नहीं था। तुम ज़हू वायु को क्यों ढूंढ रहे हो? क्या वो बाहर अच्छे से नहीं रह रही? झंग यी ने लंबी सांस ली। तुम्हें बाहर की दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता, है ना? तुम्हें यह भी नहीं मालूम कि ज़हू वायु अभी कितनी बुरी हालत में है। उसने उसे बताया कि हुएक्सू किंगडम और वुलुयन एम्पायर में संघर्ष चल रहा है और ज़हू वायु सीधे वुलुयन एम्पायर के हेडक्वार्टर्स में चली गई है। मैं उसे ढूंढना चाहता हूं, वरना यकीन मानो वो वहां ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेगी। झंग यी ने ली लिंगशु की आंखों में देखते हुए हर शब्द ठोक कर कहा। वो उसे धमका नहीं रहा था, बस सच्चाई बता रहा था। ज़हू वायु एक पागल की तरह बिना अंजाम सोचे वुलुयन एम्पायर में घुस गई थी। वो जगह तो झंग यी भी आसानी से कदम रखने की हिम्मत नहीं करता।
शुरू में वो अपनी मैजिकल एबिलिटीज की मदद से उनका पीछा करने वालों से बच पाई थी, लेकिन जल्दी ही जब उसकी शक्ति लगभग खुलने वाली थी तो बहुत से लोग उसे आसानी से खत्म कर सकते थे। ये सुनकर ली लिंगशु ने सिर झुका लिया और सोच में पड़ गई। फिर अचानक उसने जोर से अपना बाल खुजलाया, जिससे स्कैल्प के टुकड़े गिरने लगे। ये देखकर झंग यी आधा कदम पीछे हट गया, पूरी तरह सीरियस। मेरे पास उससे कांटेक्ट करने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन मेरे पास एक रास्ता है जिससे जब वो चाहे खुद आकर तुमसे मिलेगी। ये कहते हुए वो पलटी, दराज खोली और उसमें से एक रीएजेंट बॉटल निकाली। भले ही उसका लुक बिखरा हुआ था, लेकिन दराज के अंदर की चीजें बहुत सलीके से रखी हुई थी। उसकी सूंघने की ताकत इंसान से 1000 गुना ज्यादा है। मैंने उसके लिए एक गिफ्ट बनाया था। ये परफ्यूम सिर्फ वही सूंघ सकती है। जब तुम वुलुयन एम्पायर पहुंचो, इसे अपने ऊपर डाल लेना। उसे पता चल जाएगा कि तुम आए हो। झंग यी ने शकीन नजरों से बॉटल उठाई। वुलुयन एम्पायर इतना बड़ा है, क्या तुम्हें यकीन है कि वो इसे सूंघ लेगी? तब तो वो कुत्ता नहीं, सुपर डॉग हुई। ली लिंगशु ने नाक मली। तुम इसे खोलकर सूंघ सकते हो। झंग यी ने ढक्कन खोला और सूंघा। एक ताजा, मीठी खुशबू से पूरा मन तरोताजा हो गया। इसमें दिक्कत क्या है? ये तो नॉर्मल परफ्यूम है। ली लिंगशु ने जीन्स की जेब में हाथ डाले और शरारती मुस्कान के साथ बोली, ये कॉन्सेंट्रेटेड वर्जन है। तुम्हारे लिए ये साधारण परफ्यूम है, लेकिन उसके लिए ये ऐसा है जैसे सेप्टिक टैंक फट गया हो। झंग यी हैरान रह गया। ली लिंगशु ने समझाया कि कॉन्सेंट्रेटेड परफ्यूम में एक कंपाउंड होता है, स्कटोल, जिसकी बदबू गंध से भी बुरी होती है। झंग यी ने परफ्यूम बॉटल को हिलाया और मन ही मन सोचा, इसे आजमा ही लेना चाहिए। उसने सामान बांधा और ली लिंगशु से विदा ली। अरे, 1 मिनट। ली लिंगशु उसके पीछे आई और हिचकिचाते हुए बोली, क्या तुम साइंस की खातिर मुझे अपने रिप्रोडक्टिव सेल्स दे सकते हो? झंग यी, उसकी चुप्पी देखकर ली लिंगशु ने कोट उतार दिया। ऑफ कोर्स, अगर मैकेनिकल तरीका पसंद नहीं तो प्रिमिटिव तरीका भी चलेगा। पागल। इस बार झंग यी सचमुच एक औरत से भाग खड़ा हुआ। साइंटिस्ट्स के दिमाग में क्या चलता है, कौन जाने। परफ्यूम लेने के बाद झंग यी शेल्टर लौटा। इस बार वुलुयन एम्पायर जाते हुए उसने ज्यादा लोगों को साथ नहीं लिया। सिर्फ कुछ नए एडॉप्ट किए हुए डिगिंग बीस्ट्स, जायंट चिंचुलास और म्यूयान। लिंग का ह्यूमन बॉडी होते हुए भी ये कदम बहुत खतरनाक था। झंग यी हल्का नर्वस था, लेकिन ज्यादा नहीं। अचानक उसके पैरों के नीचे से एक काली परछाई निकली और सामने आकर एक काली ह्यूमैनॉइड लड़की का रूप ले लिया। वो आधा घुटनों पर झुककर बोली, ओनर। म्यूयान का मास्टर कहना उसके दिल से था। अगर उसकी मुलाकात झंग यी से न हुई होती तो शायद वो अब तक बच न पाती। अब तो उसे एक बड़े बॉस की सुरक्षा मिल रही थी और वो इप्सिलॉन तक प्रमोट भी हो चुकी थी। सच कहा जाए, जिंदगी में मेहनत से ज्यादा जरूरी है सही चॉइस। आधे महीने में म्यूयान ने जेनेटिक लॉक खोलकर इप्सिलॉन रैंक पाली थी। झंग यी ने नीचे देखते हुए सोचा, उसका एबिलिटी इंडेक्स अब 13,000 पॉइंट्स था, लेकिन उसकी प्रतिभा बहुत सामान्य थी, शायद फैटिक शू से भी कम। ब्लिजर्ड सिटी की घटनाओं ने उसकी फाउंडेशन ही बिगाड़ दी थी। लेकिन कोई बात नहीं, झंग यी को उससे जबरदस्त कॉम्बैट पावर नहीं चाहिए थी। उसकी एबिलिटी एट्रीब्यूट ही काफी थे। अब समय आ गया था उसे फॉर्मली इंट्रोड्यूस करने का। म्यूयान कोडनेम, जिंग वेई एबिलिटी शैडो वॉरियर। वो पहले स्टेल्थ मोड में इंटेलिजेंस इकट्ठा करने और लोगों को शैडोज के जरिए ले जाने में माहिर थी। कॉम्बैट उसका क्षेत्र नहीं था, इसलिए उसकी फाइटिंग पावर भी कम थी। झंग यी की सलाह से उसकी एबिलिटी एवोल्यूशन भी ऑक्सिलरी दिशा में गई। अब उसका शैडो स्पेस और बड़ा हो गया था, जिसमें ज्यादा लोग समा सकते थे। और उसकी नई एबिलिटी ब्लैक गॉज ड्रेस ही थी झंग यी के वुलुयन एम्पायर इन्फिल्ट्रेशन प्लान की कुंजी। उसकी छाया अब एक काले गॉज,
जालीदार पर्दे का रूप ले सकती थी, जिस पर वो डाले उसके 5 सेंसेस और स्पीड अंधेरे में बढ़ जाती। लेकिन सबसे बड़ा फायदा था अपनी मौजूदगी मिटा देना। शेल्टर में अक्सर लोग उसकी उपस्थिति भूल जाते थे। पहले ये उसका सेल्फ प्रोटेक्शन तरीका था, अब उसने इस शक्ति को चरम तक पहुंचा दिया था। ब्लैक गॉस पहनने के बाद इंसान सामने खड़ा हो, फिर भी नोटिस करना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि इंसानी नजर और सेंसेस सब कुछ पूरी तरह डिटेक्ट नहीं कर पाते। अगर आप अपनी मौजूदगी को घास या धूल से भी कम कर दो तो कोई आपको नोटिस ही नहीं करेगा। ये ऑप्टिकल इनविजिबिलिटी से कहीं ज्यादा खतरनाक थी, क्योंकि ये इंसान की फीलिंग्स को धोखा देती थी। झंग यी ने इसे खुद अनुभव किया था। अब म्यू यान उसके बगल में सोफा पर बैठ भी जाती तो भी वो उसे नोटिस नहीं कर पाता। हालांकि इस एबिलिटी की कमजोरी भी थी। अगर वो कोई ऐसा काम करे जो प्रेजेंस को उभारे, जैसे किसी को मारना, तो साइलेंस टूट जाती और वो एक्सपोज हो जाती। इसलिए ये एबिलिटी केवल इनफिल्ट्रेशन, इंटेलिजेंस गैदरिंग या पावरफुल दुश्मनों से बचने के लिए ही ठीक थी।